हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो एंड तक जुड़े रहें। इफ़ यू आर इन 10th क्लास तो वन शॉट के अंदर जितने भी चैप्टर्स क्लास 10th के सिलेबस में हैं, चाहे वो फुटप्रिंट्स बुक में है या फिर वो फर्स्ट फ्लाइट बुक में है। सेकंड टर्म की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के सिलेबस में जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, जो आपको कवर करने हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। सभी की आउटलाइन आपको बताने वाला हूं वन शॉट इन दिस वीडियो। तो एंड तक आपको गायब नहीं होना है। अगर होना है तो फिर अभी हो सकते हैं आप गायब। और फटाफट से एक बार अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप अकेले बैठकर देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए और इस प्रीमियर में सभी के सभी बच्चे जुड़ जाएं, और सो दैट के मज़ा आए पढ़ने में भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक फर्स्ट फ्लाइट की। गाइज, फर्स्ट फ्लाइट बुक की बात करेंगे सबसे पहले। फटाफट जोड़ लो एक बार अपने सभी फ्रेंड्स को। तो फर्स्ट फ्लाइट के बुक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। चैप्टर नंबर 7 जो इस बार के सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 5 और 6 जो थे वो वन वाला जो चैप्टर था वो पिछले सिलेबस में आ चुका है, इनके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आ चुका है। इन सेकंड टर्म हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है गाइस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और बेसिकली इस चैप्टर की हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है उसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा। और जहाँ तक बात है समरी की, तो आपको बता दूं मैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज। गोवा के एक गांव की ये स्टोरी है। और किसकी स्टोरी है गाइज? बेकर की स्टोरी है। आप ये सारे पॉइंट्स ना समझ के रखें, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हेल्प करने वाले हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो बेकर की ये बात है। और कैसे बताया गया है कि कैसे जो दिन है वो स्टार्ट होता था। जो राइटर वो बता रहा है कि सुबह सुबह घर के बाहर एक बेकर जो है वो आ जाता था आउटसाइड द हाउस। ठीक है गाइज, घर के बाहर एक बेकर आ जाता था। और बेकर का काम क्या था कि सभी घरों में वो देता हुआ चलता था ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स ऑफ ब्रेड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस वाले चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द वो पूरा बताना चाहता है कि कैसे हम लोग सुबह सुबह उठते तो हमें बेकर की आवाज़ सुनाई देती थी, और कैसे बेकर का क्या रोल रहता है। इस चैप्टर के अंदर वो पूरा रोल बताया गया है। और बेकर के साथ साथ ये बताने की भी कोशिश करी गई है कि गोवा के अंदर बेकरी और बेकरी में बनने वाले सामान, चाहे वो आपकी ब्रेड है, लॉव्स ऑफ ब्रेड है, ठीक है, इन सब चीज़ों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई फंक्शन, कोई शादी या कोई भी चीज़ इनके बिना, मीन्स के बेकर और बेकर ने जो ब्रेड बनाए हैं, जो लॉव्स बनाए हैं, उनके बिना कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई ट्रेडिशनल चीज़ें जो है वो पूरी होती नहीं थी, जब तक कि ब्रेड जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल ना किए जाएं। और कैसे वो सुबह सुबह बेकर डिलीवर करता था एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब बेकर हु विजिटेड द नरेटर्स प्लेस वाज लाइक अ फ्रेंड। और बेकर एक फ्रेंड की तरह ही था। ठीक है, उन दोनों उन सब लोगों के लिए बेकर जो है वो एक फ्रेंड की तरह ही था, उससे अलग नहीं था, क्योंकि फ्रेंड की तरह सुबह सुबह आता और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे कैसे भाग लेते। अगर आप डी स्टडी करेंगे इस चैप्टर की तो पता लगेगा कि सारे बच्चे उसके पीछे पीछे भागते थे। उसकी जो बास्केट होती थी, एक बैम्बू के स्टिक के ऊपर जो बास्केट वो अरेंज करता था, उस बास्केट के अंदर झांक झांक करके बच्चे देखते थे। ठीक है, द चिल्ड्रन ट्राई टू पीप इन टू द बास्केट। किस चीज़ के लिए? ताकि ब्रेड बैंगल्स मिले या क्या क्या चीज़ें आज लेकर के आई है, लेकर के आया है बेकर, ये सब चीज़ें। और उसके बाद एक ट्रेडिशनल ड्रेस की बात इस पार्ट के अंदर की गई है गाइज। ट्रेडिशनल ड्रेस, बेकर की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसके बारे में बताया गया कैसे वो एक लॉन्ग सूट जैसा होता था, एक गाउन की तरह होता था, फ्रॉक की तरह होता था। और उसका बताया गया कि बिल जो इकट्ठा करने का तरीका था वो कैसे था। एंड ऑफ द मंथ जो है वो आता था, घर घर में जाता था और पैसे एक साथ जो है वो लेकर के आता था। और कैसे सैंडविच बनाने में, केक बनाने में या बोलिन हाउस बनाने में, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर बेकर के द्वारा बनाए गए ब्रेड लोव्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो वो सब इंपॉर्टेंस इस चैप्टर के अंदर हमें बताई गई है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते, वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आते हैं अगर मैं बात करूँ एग्जाम व्यू पॉइंट की गाइज, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेकर से रिलेटेड हो सकते हैं, ब्रेड की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर बच्चों के बारे में हो सकते हैं, उनका कैसा शेड्यूल रहता था, या बेकर कब आता था कब जाता था, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट है गाइज उसके ऊपर आते हैं, पार्ट नंबर 2। ओके, कम टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 कुर्ग। तो सेकंड पार्ट है गाइज इसका कुर्ग।
यानी कि चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलकियाँ, तो पूरे भारत की झलकियाँ दिखाने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। और उसी के अंदर अगला जो हमारा पार्ट आता है कुर्ग है गाइज, कुर्ग है, ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके अंदर कुर्ग एक जगह का नाम है गाइज, और उस जगह को ही एक्सप्लेन किया गया है हमारे सामने। वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो बताई गई है, कहा गया है कि वो किसी पैराडाइज से कम नहीं है, किसी स्वर्ग से कम नहीं है। द राइटर हैज डिपिक्टेड द ब्यूटी ऑफ कुर्ग विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, उसी की ब्यूटी को डिपिक्ट किया गया है। एंड इट अट्रैक्ट्स मैनी विजिटर्स एज इट इन द लैप ऑफ नेचर। प्रकृति की गोद में है, बहुत सारे विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड द प्लेस इज मोर फैसिनेटिंग बिकॉज ऑफ द स्वीट अरोमा ऑफ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस। मसाले बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कहता है कि इस स्वीट अरोमा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कुर्ग। और कुर्गी लोगों के बारे में बताएगा कि बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, वेलोर उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, उनकी जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं, नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। कुर्ग जो थे उन्हीं में से कुर्ग रेजिमेंट भी हमारे देश में रेजिमेंट होती है। जो पहले हमारे देश के जनरल थे, जनरल करियप्पा, वो कुर्ग में से ही थे, कुर्ग रेजिमेंट का हिस्सा थे। तो कुर्ग के बारे में या वहाँ के लोगों के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं जो हमें शायद नहीं पता थी, और इस चैप्टर के थ्रू हमें बताने की कोशिश करी गई है कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया एंड द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एंड हाउ दीज पीपल आर लिविंग देयर लाइव्स एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड, व्हाट इज द ब्यूटी, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस प्लेस इन इंडिया। तो ये सब बताने की कोशिश करी गई है, और कैसे वहाँ पर बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है, बहुत बड़ी मोनेस्टी है वहाँ पर, ये सब बताने की कोशिश करी गई है। और वहाँ के लोगों को कैसे, ये भी चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया है कि बिना लाइसेंस के भी जो है वो रखने की परमिशन है, हथियार आर्म्स वो रख सकते हैं। और कुछ स्टोरीज भी एट्रीब्यूटेड करी गई हैं कि इन लोगों का जो यहाँ पर जो ओरिजिन जो है इन लोगों का, जहाँ से ये लोग आए हैं वो क्या जगह थी। कुछ लोग कहते हैं अलेक्जेंडर की आर्मी से बिलोंग, ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या स्टोरीज, क्या टेल्स एट्रीब्यूटेड है उनके ओरिजिन से लेकर के। तो उसके अंदर एक चीज़ तो ये है गाइज कि कुछ लोग कहते हैं कि वो अलेक्जेंडर की आर्मी जो है यहाँ पर आई थी और कोस्टल एरिया से होकर के वो जा रही थी, तो कुछ लोग यहाँ पर ही बस गए, और आगे चल करके उनकी फैमिली जब बढ़ती रही तो वो वही लोग जो है वो कुर्गी पीपल हैं। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि अरब डिसेंट भी है इनका, क्योंकि उनकी जो ड्रेस है गाइज, उस ड्रेस को देख करके लगता है कि शायद ये कभी ना कभी अरब में भी इनका डिसेंट रहा होगा, इनका ओरिजिन किसी अरब कंट्री से भी हो सकता है। तो दिस इज अबाउट द कुर्ग। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टी फ्रॉम असम। अगले पार्ट का नाम है गाइज टी फ्रॉम असम, ठीक है। थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, ठीक है। प्रांजल और राजवीर दो दोस्त हैं, और इट इज़ अ इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लेसन अबाउट टी प्लांटेशन, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस। चाय के बारे में ही ये बेसिकली चैप्टर है, ठीक है। द राइटर हैज ट्राइड टू मेक इट इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग अ डायलॉग मेथड। Two young boys, Pranjal and Rajveer, are going to Assam. Rajveer is excited as he passes through tea gardens and wants to share his knowledge with Pranjal. राजवीर काफ़ी एक्साइटेड है और प्रांजल के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करता है। दोनों दोस्त हैं और जा रहे हैं असम की तरफ। राजवीर is excited as he passes through the tea gardens and wants to share his knowledge with Pranjal. They talk about the various Indian and Chinese legends behind tea. You can take your stools and sit here. ओके, तो काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करी गई है इस चैप्टर के अंदर, और खास करके टी की अगर मैं बात करूँगा इस, तो टी का ओरिजिन क्या रहा है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एक स्टोरी बताई गई है कि कोई चाइनीज़ एम्परर था, ठीक है, कोई चाइनीज़ सम्राट था, और वो बाहर घूमने गया, शिकार पर गया, और उसको ना पसंद था कि वो पानी को ना बॉयल करके पीता था। तो एक दिन जब वो पानी को बॉयल कर रहा था गाइज, तो कुछ लीव्स जो है, वो कोई प्लांट वहाँ पर था, उसकी कुछ लीव्स पानी के अंदर गिर गई, और जब पानी को बाद में पिया गया तो उसका टेस्ट जो है वो इनहेंस हो गया। और चूंकि उसका टेस्ट इनहेंस हो गया तो बाद में चल करके लोगों ने उसी को चाय का नाम दे दिया कि यही चाय है। उसके बाद कहता है कि एक स्टोरी, एक मोंक की भी स्टोरी है, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके अंदर क्या कहते हैं, एक भिक्षु था और कैसे उसको रात को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और वो सोना नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया और कहीं पर फेंक दिया। और ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि बाद में जहाँ पर वो आईलिड्स उन्होंने फेंकी, वहाँ पर जो प्लांट्स उग गए, उन्हीं के लीव्स को आगे चल करके टी का नाम दिया गया। क्योंकि जैसे चाय के बारे में कहते हैं ना लोग कि चाय से नींद भाग जाती है,
तो तभी से ये कहानी भी पड़ गई कि भैया उसी इंसान की जो आईलिड्स जहाँ उसने फेंकी, वहाँ जो प्लांट्स आए उनके जो भी जो पत्ते थे उन्हीं को बाद में टी लीव्स जो है वो कहा गया। तो दिस इज द स्टोरी, अनदर स्टोरी अबाउट टी, ओरिजिन ऑफ टी ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिलेबस के अंदर, चैप्टर नंबर 8 नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। अगला चैप्टर है मैडम राइड द बस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैडम राइड्स द बस। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड वल्ली। वल्ली नाम की लड़की की स्टोरी है ये, और इस चैप्टर में से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। तो मैडम राइड द बस इज अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु गोज ऑन हर फर्स्ट जर्नी इन टू द वर्ल्ड ऑफ आउटसाइड हर विलेज ऑन अ बस। तो वल्ली की जर्नी है बेसिकली, और जर्नी से मेरा मतलब है कि पहली बार ऐसा हुआ था वो अपने घर से, अपने गांव से बाहर गई थी, इस कहानी के अंदर दिखाया गया। और ये इसीलिए इसको आउटसाइड वर्ल्ड भी कहा गया, क्योंकि उसी के लिए उनका घर और गली और गांव से बाहर की एक अलग ही दुनिया थी। तो यही जर्नी इसकी यहाँ पर बताई गई है कि कैसे सी इज वंडरस्ट्रक एट द लार्ज बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, पीपल एटसेट्रा, बट एट द सेम टाइम सी इज सैड टू नो अबाउट द careless attitude of people who had witnessed a beautiful living cow turn into a ghastly lifeless body। कहानी के अंदर बताया गया कि चीज़ों को देख करके बड़ी खुश थी, गाड़ियां हैं, शहर है, दुकानें हैं, लेकिन एक काऊ की स्टोरी भी यहाँ पर इंक्लूड करी गई है। लेकिन उससे पहले मैं वल्ली की जर्नी आपको जरूर बताना चाहूँगा। वल्ली डेली जो है अपने घर के बाहर, एक क्वेश्चन ही बनता है कि वल्ली का फेवरेट टाइम पास क्या था। तो वल्ली का फेवरेट टाइम पास था अपने घर के बाहर गेट पर खड़े रहना, आते जाते सब पैसेंजर्स को देखना, जो भी गली में लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ना एक बस जाती थी, और बस में जो भी पैसेंजर्स बैठे होते थे उनको देख करके बड़ा सोच अच्छा लगता था। और उसके मन में धीरे धीरे एक विश आई कि मुझे भी बस में राइड करनी है। और बस की राइड करने की उसकी इच्छा एक दिन इतनी बड़ी हो गई कि उसने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी ना कभी इस बस में ज़रूर बैठूंगी, और उसने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। और जितने भी लोग बस से उतरते, जो भी पैसेंजर्स होते, उन सब से वो क्या करती, छोटी मोटी डिटेल्स पूछ लेती, कितना किराया लगता है, कितनी दूर है। तो ये सब चीज़ें उसने अपने माइंड में सेट कर ली। उसने पता लग गया कि 30 पैसे लगता है एक साइड का किराया, ठीक है, टोटल मेरे पास 60 पैसे होने चाहिए अगर मुझे बस में जर्नी करनी है। तो ये उसने हिसाब लगा लिया। 45 मिनट्स लगती हैं, 45 मिनट्स जाने की, 45 मिनट्स आने की। उसने दिन में ये भी हिसाब लगा लिया कि मेरी मम्मी सोती है थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या करूँगी, दोपहर की गाड़ी पकड़ूंगी, शहर जाऊँगी, उसी बस में बैठ के वापस आ जाऊँगी। और ये सब प्लान वो कर भी लेती है और बस में बैठ भी जाती है। बस में रास्ते में काफ़ी सारा फन होता है। कंडक्टर उसको बार बार मैडम, ये जो मैडम वर्ड यूज़ किया गया है, ये बेसिकली कंडक्टर ने वल्ली के लिए बोला था। जब वल्ली को कंडक्टर ने कहा कि आप छोटे बच्चों बैठ जाओ नीचे, जब वो खिड़की से बार बार बाहर झांक रही थी, ठीक है, तो उसके बाद कंडक्टर ने उसको मैडम कह करके पुकारा। तो इसलिए चैप्टर में इस नाम को भी यूज़ कर लिया गया, मैडम राइड द बस, ठीक है, क्योंकि बस में वो राइड कर रही है और कंडक्टर ने उसको मैडम बोला। दैट्स वाई द चैप्टर इज गिवन दिस नेम, मैडम राइड द बस। तो जब वो जाती है तो कंडक्टर ने जब उसको शहर पहुंचने के बाद कहा कि आप उतर करके कुछ खा सकते हैं, शहर घूम सकते हैं, तो वल्ली कैसे कहती है इनोसेंटली कि नहीं, मुझे बस शहर में आना था, मतलब मुझे बस में एक चक्कर लगाना था, मैं आ गई, मेरा और किराया पकड़िए जाने का भी, और बस में बैठी रहती है और उसी बस में बैठ करके वापस आ जाती है। लेकिन ये जो एक्साइटमेंट है उसकी, जो खुश थी बस में घूम घूम के, जब वो जा रही थी रास्ते में उसको कैसे काऊ मिलती है, काऊ कैसे पूंछ को ऊपर उठा करके बार बार बस के सामने काऊ का आना, बस का हॉर्न देते रहना, वहाँ भीड़ लग जाना, इन सबसे वल्ली बड़ा खुश होती है, क्योंकि लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इन सब चीज़ों का। लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो गाय उनको लाइंग डेड कंडीशन में रोड पर मिलती है, और उसकी आंखें बिल्कुल बाहर आई हुई थी, खून आया हुआ था। तो ये सब देख करके वल्ली थोड़ी सी दुखी भी हो जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर वल्ली कि कैसे लाइफ और डेथ, इन दोनों को उसने एक ही ट्रिप में देख लिया था। जब वो जा रहे थे तो लाइफ को देखा उसने कि कैसे सब खुशी खुशी रहते हैं, और बाद में उसी गाय को जिसको वो लाइफ सोचती है, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ, चीयरफुल लाइफ, उसी की बाद में उसने डेथ देखी। तो दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ वल्ली इन दिस स्टोरी, ठीक है। और बाद में वो घर पहुंच भी जाती है इजीली, और किसी को पता भी नहीं चलने देती। तो दिस इज अबाउट द वल्ली। और उसके बाद कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर का नाम है जो हमारे सिलेबस में है, द नेक्स्ट चैप्टर, द सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस।
द सरमन एट बनारस चैप्टर का नाम है गाइज। और बेसिकली चैप्टर अबाउट द महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं वो सब इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का इंट्रोडक्शन दिया गया, कैसे गौतम, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, और एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। जब उनको पता लगता है कि दुनिया में बहुत सारे दुख तकलीफ रहती हैं, तो वो सब छोड़ छाड़ करके निकल लेते हैं अपनी यात्रा पर, ज्ञान प्राप्ति की यात्रा पर। बाद में कहते हैं कि वो एक जगह पर गए, गया नाम की जगह पर गए, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठे, सप्ताह भर तपस्या करी, ज्ञान हासिल किया, और उसी पेड़ को बाद में बौद्ध वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ विजडम भी कहा गया है। उस पेड़ को विजडम ट्री भी कहा गया, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। लेकिन कहानी के अंदर इससे भी जो मेन पॉइंट पे आते हैं कहानी का जो मेन पॉइंट है वो किसके बारे में गाइज, वो एक फीमेल के बारे में है जिसका नाम है किस्सा गौतमी, ठीक है। किस्सा गौतमी की स्टोरी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और इस स्टोरी के थ्रू हमें भी पूरी बात बताने की कोशिश करी गई है कि बेसिकली क्या होती है लाइफ की साइकिल। तो किस्सा गौतमी का जो बेटा है उसकी डेथ हो जाती है, और कैसे वो हर किसी के पास जा रही होती है, और शी वॉज आस्किंग फॉर सम बेगिंग्स कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन कोई उसके बेटे को बचा नहीं पाता। फिर किसी एक वाइज मैन ने, किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा कि उधर एक साधु हैं, उनके पास आप चले जाइए, डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा आपके बेटे का बचाने का। अब वो साधु कौन थे, वो साधु थे महात्मा बुद्ध। वो महात्मा बुद्ध के पास जाती है और अपना सारा ग्रीफ, सारा दुख सुना देती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं यस आई कैन हेल्प यू, आई नीड सम थिंग्स टू क्रिएट और टू मेक मेडिसिन। उसने कहा जी क्या चीज़ चाहिए आपको मेडिसिन बनाने के लिए, उसने कहा मस्टर्ड, मुझे चाहिए मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने मुझे चाहिए। वो खुश हुई, लेने चल पड़ी। फिर महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं कि आपने क्या करना है, मस्टर्ड सीड तो लेकर आने हैं, लेकिन ऐसे घर से लेकर आने हैं, ऐसे हाउस से लेकर आने हैं जहाँ पर किसी की डेथ पहले ना हुई हो, पहले किसी की डेथ ही ना हुई हो। वो जाती है हर घर में जाकर के पूछती है, लेकिन पता लगता है कि हर घर में किसी न किसी की डेथ पहले हुई है। लेटर ऑन उसको ये बात समझ में आ जाती है कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया, उसे ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध उसको समझाना चाहते थे कि भैया ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका बेटा मर गया तो उसको जिंदा कर दो, ऐसा नहीं होता। दुनिया में लाइफ और डेथ पैरेलल ही चलती हैं, लाइफ और डेथ साथ साथ चलती है, लोग मरते रहते हैं, नए लोग दुनिया में ऐड होते रहते हैं। लेकिन अगर आपको इस दुनिया में अपने आप को बचा कर रखना है, खुश रहना है, तो आपको ज़िंदगी और मौत इन सब से ऊपर उठना होगा। जो चीज़ें हैं वो सब सही हैं, जो नहीं हमारे पास है वो नहीं है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि जो कुछ भी चल रहा है वो चलने दो उसको, ठीक है जो चल रहा है। अगर आप रोते रहेंगे मेरे पास ये नहीं है, मेरा ये चला गया, मेरा वो हो गया, तब तक आप दुखी रहेंगे। रोना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा महात्मा बुद्ध जी कह रहे हैं कि रोना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी घर में कोई डेथ होती है तो आप क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता है, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी चैप्टर सजेस्ट कर रहा है कि जो इंसान चला गया वो चला गया। रोने पीटने से, हाय हाय मचाने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा इंसान खुद को भी मार कर लेता है। तो दिस इज अबाउट द महात्मा बुद्ध, ठीक है। एंड तो लास्ट में कहता सी बाद में किस्सा गौतमी अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड डेथ, द वेरी मीनिंग ऑफ बुद्धाज वर्ड्स। महात्मा बुद्ध ही हमें समझाना चाहते हैं, और वही बात किस्सा गौतमी को भी समझ में आ जाती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गाइज द प्रपोजल। अगला चैप्टर हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का है, उसका नाम है द प्रपोजल। द प्रपोजल, द प्ले, दिस इज अ प्ले बेसिकली, ये प्ले है द प्रपोजल, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके साथ आउटलाइन शेयर कर रहा हूँ। मोस्टली चैप्टर्स की जो समरीज है वो मैंने डिस्कस कर ली है आप लोगों के साथ। मैं प्लेलिस्ट को छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ जाकर के उन प्लेलिस्ट से बाकी सब वीडियोस भी देख सकते हैं। तो द प्ले प्रपोजल हाईलाइट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज हु सीक ट्राइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर एस्टेट थ्रू मैरिज दैट मेक सम गुड इकोनॉमिक सेंस। तो दो अमीर लोग ना कैसे बिहेव करते हैं, एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं, कैसे यहाँ पर दिखाया गया कि लोमो कैसे जाता है सुबुको के घर पे, ठीक है, और सुबुको को लगता है कि पैसे मांगने आया है, लेकिन बन ठन के गया था, और ये इसको मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पहले ही मना कर देता है। और ये यहाँ पर इसकी बेटी को प्रपोज करने के लिए गया था। और इस चैप्टर के अंदर पूरा कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि दो अमीर लोग आपस में ना कैसे लड़ते, क्या क्या लड़ाइयाँ उनके बीच में होती हैं। लोमो इज अ रिच एलिजिबल बैचलर हु वांट्स टू मैरी नताल्या। नताल्या से शादी करना चाहता है लोमो, ठीक है। लोमो शादी करना चाहता है नताल्या के साथ। नताल्या के फादर का नाम है चुबुको, ठीक है।
और द डॉटर ऑफ अनदर रिच मैन चुबुको। ऑल द थ्री कैरेक्टर्स आर क्वारलसम एंड क्वारल ओवर पैटी इश्यूज। वो छोटे मोटे इश्यूज पे लड़ते रहते हैं। सबसे पहले वो लड़ते हैं ऑक्सन मीडोज के ऊपर। ये खेत थे, ठीक है, ये खेत थे और लोमो कहता है सुबुको को कि मेरे फोर फादर्स ने आपकी फैमिली में से किसी न किसी के घर पे रहने वाले पीजेंट्स को ये दे दी थी, ठीक है, और बाद में उन्होंने वापस नहीं लौटाए हमारे खेत, तो ये खेत हमारे हैं। तो ऑक्सफोर्ड मीडोज के बारे में लोमो कहता है हमारे खेत हैं, सुबुको कहता है ये हमारे खेत हैं, नताला कहती है हमारे खेत हैं। तो इनकी लड़ाई हो जाती है और इस चक्कर में ये बात तो रह जाती है कि लोमो सुबुको के घर पे क्या करने आया था। वो उसकी बेटी को प्रपोज करने के लिए और शादी के इरादे से आया था। उसके बाद कहता है गुड आफ्टरनून, ओके। तो बोथ नताला एंड सुबुकू कर्स लोमो एंड फाइंड हिम अ यूजलेस पैटीफोगर लुनेटिक गैम्बलर बैक बीटर एंड सो ऑन। तो इस लड़ाई के बीच में नताला और सुबुको उसका फादर इतनी गंदी गंदी गालें दे देते हैं लोमो को कि तू लंगड़ा है, तू पागल है, तू पीछे से बोलता रहता है, तू यूजलेस है, तू ये है, तू वो है, ये सारी चीज़ें। लोमो ऑल्सो कॉल्स हिम अ लैंड ग्रैबर। लेकिन लोमो इनको कहता है कि भाई तुम तो ज़मीन छीनने वाले लोग हो, तुम तो चोर लोग हो। एंड देर इज़ नो केमिस्ट्री बिटवीन नताला एंड लोमो। तो नताला और लोमो के बीच में कोई अच्छी बात ऐसी होती नहीं है जिससे पता लगे कि शादी जो है इनकी होने वाली है। बट द मोमेंट सी कम्स टू नो दैट लोमो वॉन्ट्स टू मैरी हर, सी बिकम्स पोलाइट एंड स्टार्ट वेटिंग फॉर हिम। सुबुको ऑल्सो टेल्स लोमो एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल। तो मीठी मीठी कुछ बातें होती हैं, लेकिन उससे पहले कुत्ते के ऊपर भी इनकी लड़ाई होती है। वो कहता है कि हमारा कुत्ता अच्छा है, लोमो कहता है, नताला कहती है हमारा कुत्ता अच्छा है, ये भी लड़ाई होती है, लेकिन बाद में सब सॉर्ट आउट हो जाता है। तो दिस वाज द प्ले अबाउट दीज थ्री पीपल ऑफ द स्टोरी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आती गाइस हमारी पोयम अमांडा। पोयम है सिलेबस में अमांडा। ओके, अमांडा। तो अमांडा इज अ पोएम। द पोएम वेरी इफेक्टिवली डिपिक्ट द dilemma ऑफ टीनेजर व्हेन ही और सी फील्स दैट हर हिज फ्रीडम इज curtailed। तो बेसिकली एक बच्चे की फ्रीडम को छीन रहे हैं। यहाँ पर इस पोएम में अमांडा के थ्रू बताने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे एक बच्चे की फ्रीडम को छीन लिया जाता है, ठीक है, और बच्चे को कितना बुरा लगता है जब उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं। नहीं मिली बुक में, होगा कहीं ना कहीं पोएम है, ठीक है, 6th चैप्टर के बाद होगी पोएम ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के बाद ये पोएम होगी अमांडा। ये तो रही अमांडा, पीछे चला गया वो पेज, जहाँ तेरा अंगूठा है उधर देख, थोड़ा इससे आगे। चैप्टर 6 के बाद है ये पोएम अमांडा। तो इस पोएम के अंदर अमांडा के थ्रू बताने की कोशिश करी गई कि उसके पेरेंट्स जब उसको बार बार कहते रहते हैं अमांडा ये मत कर, अमांडा वो मत कर, तो कैसे एक बच्चे को बुरा लगता है और कैसे एक टीनेजर जो है वो फील कर सकता है अगर उसको कोई रोकता है या टोकता है, तो उन कंडीशंस में उस बच्चे को कैसा फील होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। अमांडा सोचती काश मैं अनाथ होती, काश मैं मरमेड होती, जल परी होती, मैं ये करती ना मैं वो करती। तो ये सब चीज़ें अमांडा के बारे में यहाँ पर बताई गई हैं। और बेसिकली पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है एक एज में जाने के बाद, कि पेरेंट्स जो भी कहते हैं बच्चे को वो उस बच्चे को बुरा ही लगता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अमांडा। उसके बाद एनिमल्स पोएम है गाइज। तो एनिमल्स पोएम में क्या बताया गया है, जो हमारा पोएट है वो हमें बताने की कोशिश करता है कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स। इस पोएम के अंदर ये बताता है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स रिवॉल्व अराउंड द थॉट ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ एनिमल्स लाइफ ओवर ह्यूमन बींग्स, कि जानवर ज़्यादा अच्छे होते हैं इंसानों से भी, ठीक है। वोल्ट विटमैन मेंशन दैट ह्यूमंस नीड टू लर्न गुड हैबिट्स एंड क्वालिटीज फ्रॉम एनिमल्स। पोएट तो यहाँ तक भी कहता है कि इंसानों को जानवरों से कुछ अच्छी हैबिट सीख लेनी चाहिए, ठीक है, जो कभी उनके पास होती थी इंसानों के पास लेकिन अब नहीं होती है। तो उनको क्या करना चाहिए, जानवरों के पास जा करके वो हैबिट सीख लेनी चाहिए। बताता है कि जानवर कभी डरते नहीं हैं, कभी रोते नहीं, कभी मंदिरों में जा करके नहीं रोते हैं, कभी भगवान के सामने गिड़गिड़ाई नहीं खाते हैं, कभी उनसे माफ़ी नहीं मांगते हैं, कभी कोई गुण आकर के उसके लिए हाथ नहीं जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानवरों में नहीं होती। जानवर लालची नहीं होते, पेट भरा है तो भी फिर भी खाने के नहीं सोचते। ये सारे की सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स को सीखनी चाहिए, किन से, एनिमल से। ये इस पोएम के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। उसके बाद अनदर पोएम इन दिस सिलेबस, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कैसे बिलिंडा के पास कुछ एनिमल्स हैं
और कैसे कस्टर्ड नाम का एक ड्रैगन है जिसके बारे में सभी कहते रहते हैं डरपोक है, ये रोता रहता है, इसको छुपने की जगह चाहिए। लेकिन बाद में जब वहाँ पर पायरेट्स हमला कर देते हैं, गुंडे हमला कर देते हैं, तो कस्टर्ड सबको बचाता है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, काफ़ी ईजी है ये पोएम, इतनी टफ नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बुक आती है गाइज, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अगली बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है हमारी बुक का नाम, और इसका चैप्टर 6 से सिलेबस हमारा स्टार्ट है, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ठीक है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ अ यंग स्टूडेंट हु डिड मार्वलस वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस, रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट नाम के एक साइंटिस्ट की ये स्टोरी है जिसने साइंस के फील्ड में मार्वलस कुछ अलग ही अच्छे अच्छे काम करके बताए हैं, ठीक है। रिचर्ड एब्राइट अ सोलिटरी चाइल्ड हैड अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर कैचिंग बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में उसको तितलियां पकड़ने का शौक था, ठीक है। एनकरेज बाय हिज मदर ही केप्ट ऑन एनरिचिंग हिज ट्रेजर्स ऑफ रॉक, फॉसिल्स, कॉइन्स, बटरफ्लाइज। इसके साथ उसको कुछ पुराने सिक्के, कॉइन्स, फॉसिल्स, फॉसिल्स होते हैं अवशेष, ठीक है, ये सब चीज़ें भी इकट्ठी करने का उसका शौक था। उसकी मम्मी उसको बहुत एनकरेज करती थी। एंड ही वॉज एबल टू कलेक्ट ऑल 25 वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज। तो उसके आसपास 25 टाइप की जो बटरफ्लाई थी वो सब उसने पकड़ ली। उसकी माँ ने उसको इतना इनक्रेज किया और उसने सब बटरफ्लाई जो है एक ना एक बार पकड़ ली। लेकिन धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया इस काम से। बाद में बट विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर उरुकवर्ट ही स्टार्टेड डूइंग मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट ऑन द बटरफ्लाई। डॉक्टर उरुकवर्ट की मदद से उसने और ज़्यादा अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए। बाद में उसने अपने स्कूल की तरफ से बहुत सारे साइंस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन किया। पहली बार उसको प्राइज़ नहीं भी मिला, उसके बाद उसने हिम्मत नहीं हारी। अब हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ता रहा। अगले वाले में, अब पहले वाले में जब वो हार गया उसको लगा कि कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट साइंस फेयर जब हुआ उसको प्राइज़ मिला, उसके बाद प्राइज़ मिला, उसके बाद प्राइज़ मिला। इतने सारे प्राइज़ मिले कि उसको मिलिट्री की लैबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। वहाँ उसने सेल्स की लाइफ को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उसके एक्सपेरिमेंट आज भी, डीएनए के ऊपर उसके करेगा एक्सपेरिमेंट, आज भी साइंटिस्ट के काम आ रहे हैं कि सेल्स का फंक्शन कैसे होता है। और चाइल्डहुड का जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज से स्टार्टिंग करके, वो इंटरेस्ट उसने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया गाइज, तो उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि आगे चल करके वो साइंटिस्ट बन गया। और वो लास्ट में कहता भी है कि अगर आपके पास विल पावर है, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, अगर आप मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन आप पक्का कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बन ही सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ रिचर्ड एब्राइट, हाउ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द नेकलेस, ठीक है, नेकलेस। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 है द नेकलेस, द नेकलेस, ठीक है। तो नेकलेस, मटिल्डा अ प्रेटी यंग लेडी बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क। मटिल्डा की स्टोरी है, दिस इज द कैरेक्टर जो सबसे मेन है इस कहानी के अंदर। मटिल्डा एक क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई, बाद में शादी भी उसकी एक क्लर्क के साथ हो गई, और ये बात उसको कभी भी नहीं खली कि मैं एक गरीब घर में चली गई। उसको लगता था कि मैं तो किसी अमीर राजा के परिवार में पलने बढ़ने के लिए पैदा हुई हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और एक क्लर्क से उसकी शादी हो जाती है। अब क्लर्क उसको एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल ही दे पाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और लग्जूरियस लाइफ उसको नहीं दे पाता है। नॉर्मल जो रूटीन में लाइफ होती है वही चीज़ें उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाता है। लेकिन मटिल्डा को हमेशा इस बात का गाइज क्या था, ग्रीफ था, दुख था, और वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अब सडनली उसके जो हस्बैंड थे मिस्टर लोएजल, वो उसके लिए लेकर आते हैं कार्ड, एक इनविटेशन कार्ड लेकर के आते हैं। किसी बड़ी पार्टी का ये इनविटेशन कार्ड था, यहीं से उनकी लाइफ की बर्बादी की भी शुरुआत होती है। अब कार्ड को देख करके मटिल्डा कहती है मैं नहीं जाऊंगी, किसी और को दे दो कार्ड। वो कहता है भाई क्यों नहीं जाओगे आप गाइज? तो गाइज वो उसको कहता है कि उसको कहती है कि मेरे पास ना कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है। देखिए कमाल की बात, अब ये ड्रेस क्या क्या गुल खिलाएगी उनकी लाइफ में, और ये पार्टी क्या बना करके छोड़ेगी उनको एक टाइम पर। वो कहती है मेरे पास ड्रेस नहीं है। उसका हस्बैंड मिस्टर लोएजल कहता है ठीक है, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे, बस शूटिंग गन खरीदनी थी, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। और उसने कहा कि अच्छी सी एक ड्रेस लेकर के आना। उसने उसको 500 फ्रैंक्स दे दिए,
एक ड्रेस खरीदने के लिए, ड्रेस आ भी गई, ड्रेस को वो ले आती है। जब पार्टी का दिन था वो ड्रेस पहन करके शीशे के सामने खड़ी होती है, देखती है तो कहती है कि ड्रेस तो मेरे पास है लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास इसके साथ मैचिंग में कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं गंदी लगूंगी, मैं इस ड्रेस को उतार रही हूँ, मुझे पार्टी में नहीं जाना। उसके बाद उसके हस्बैंड उसको सलाह देता है आप एक फूलों की माला पहन लीजिए, कोई आर्टिफिशियल माला पहन लीजिए। फिर सडनली उसके हस्बैंड उसको कहते हैं मिस्टर लोएजल कि आपकी जो फ्रेंड है उसके पास आप चले जाइए। उसकी फ्रेंड का क्या नाम है बताओ फटाफट कमेंट करके। उसकी फ्रेंड का नाम क्या है फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलो, मैडम फोरियस्टर, उसकी फ्रेंड का नाम है मैडम फोरियस्टर। अब मैडम फोरियस्टर के पास उसका हस्बैंड उसको भेज देता है। अब मैडम फोरियस्टर वॉज अ रिच लेडी, वो काफ़ी अमीर थी गाइज। और जब वो उसके पास जाती है उसको कहती है कि मुझे एक हार चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो उसको ना कई सारे ऑफर वो दे देती है मैडम फोरियस्टर, बोलती है इनमें से कोई भी जो तेरा मन करे हो तू लेके जा सकती है। अब उनमें से एक उसको डायमंड का सेट पसंद आता है, उसको ले लेती है, उसकी फ्रेंड्स को दे देती है, उसको पहन करके पार्टी चली भी जाती है मटिल्डा, वहाँ सुंदर भी दिख जाती है, सब लोग उसकी तारीफ भी कर देते हैं, घर भी आ जाते हैं। घर आकर जब वो देखती है कि गले में नेकलेस नहीं है, मामला बिगड़ जाता है। उसके हस्बैंड वापस भागे भागे जाते हैं, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं रह गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कहीं भी नेकलेस नहीं मिलता है। नेकलेस नहीं मिला, पुलिस में रिपोर्ट कराई, अखबार में निकलवा दिया कि भैया आप क्या करो, इनाम दे देंगे, नेकलेस लौटा दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हूबहू वैसा नेकलेस उनको मार्केट में दिखाई दिया एंड द प्राइस वॉज 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक का वो बोला गया, उसका रेट बताया गया। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ कर्जा लिया, कुछ अपने ऑफिस से पैसे निकलवा लिए, अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी और 36,000 में वो खरीद करके रिप्लेस करके अपनी फ्रेंड को दे दिया। और बाद में जब उनके सब पैसे खत्म हो गए, उनको अपना घर चेंज करना पड़ गया, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ गया, जैसी लाइफ पहले भी थी नॉर्मल थी वो भी खत्म हो गई और एक पुअर लाइफस्टाइल में वो चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा गरीबों की तरह उन्होंने रहना शुरू कर दिया गाइज, और सारा काम खुद करना पड़ता था, कोई नौकर चाकर नहीं थे, टूटा हुआ घर था, पानी भी नल में से खुद से भर के लेकर आना पड़ता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया और तब जा कर के 10 साल लगे उनको ये डेप्ट को पे करने में। इस बीच में एक दिन मटिल्डा की मुलाकात हो जाती है उसकी फ्रेंड फोरियस्टर के साथ, और मटिल्डा की जब मुलाकात हुई फोरेस्टर के साथ तो मटिल्डा को लगा मुझे इससे बात करनी चाहिए, अब तो सारे पैसे चुकता हो चुके हैं, इसको इसका हार मिल गया, सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो उससे पूछती है कि आप मैडम फोरेस्टर, आई एम मटिल्डा। मैडम फोरेस्टर सरप्राइज हो जाती है कि ये मटिल्डा तूने अपना क्या बना लिया। तो उसने पूरी की पूरी गाइज कहानी उसको सुना दी कि मेरे साथ ना ये चीज़ें हुई है। और वो पूरी कहानी सुन करके मैडम फोरेस्टर कहती है कि ये क्या किया आपने। बेसिकली मेरा जो नेकलेस था वो नकली था, मेरा नेकलेस आर्टिफिशियल था, और अगर तुमने उस टाइम पर मुझे सच बताया होता तो शायद आपके साथ ऐसा ना होता। 500-700 फ्रैंक से ज़्यादा का मेरा नेकलेस था ही नहीं, और तुमने कितने पे कर दिए 36,000, 36,000 पे कर दिए 500-700 रुपये की चीज़ के लिए, और बाद में उसी की वजह से उनको पूरी लाइफ में कितना कुछ सहन करना पड़ा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ मटिल्डा। क्वेश्चन सबसे बड़ा रेज ये होता है कि क्या चीज़ मटिल्डा को बर्बाद होने से बचा सकती थी। तो बार बार ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं एक्सरसाइज में भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी कि मटिल्डा अगर सच बोलती, अगर मटिल्डा ने सच बोल दिया होता तो शायद उसकी लाइफ इतनी ख़राब ना होती। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी अबाउट मटिल्डा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं गाइज, द हैक ड्राइवर। अगले चैप्टर का नाम है द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर, खाए पियो ऐसे करो मित्रों। द हैक ड्राइवर, द हैक ड्राइवर इज स्टोरी ऑफ, देयर आर टू कैरेक्टर इन द स्टोरी। एक है हमारा लॉयर वकील साहब, और दूसरा कौन है, लुटकिंस। लुटकिंस को ढूंढने के लिए एक वकील साहब एक गांव में जाते हैं जिसका नाम है न्यू मुलियन। खुश होते हैं, अच्छा गांव है, बाहर जाने का मौका मिला। बेसिकली सम्मन्स देने के लिए जाना था। सम्मन्स क्या होते हैं, आपको लीगल डॉक्यूमेंट देना होता है सामने वाले को, उसकी पेशी है। ये काम करने के लिए
लॉयर साहब को भेजा गया न्यू मुलियन गांव में। वहाँ जाकर के वो जब स्टेशन पे उतरता है तो उसको बिल नाम का इंसान वहाँ टकरा जाता है, मिल जाता है उसको। अब बिल नाम के इंसान ने कहा मेरा नाम बिल मैग्नूसन है, मेरा कारटर का बिजनेस है, मैं मतलब तांगे वाला था वो, ठीक है, तो उसका तांगों का बिजनेस है, बहुत सारे तांगे हैं, इस काम में है वो। और जब लॉयर साहब उसको बताते हैं कि मुझे एक लुटकिंस नाम के इंसान को ढूंढना है और उसे मुझे सम्मन देने हैं, एक इंपॉर्टेंट केस में उसकी गवाही है और काफ़ी दिन से ना वो बचता फिर रहा है। तो बिल ने कहा भाई वो तो बड़ा चालाक इंसान है, वो ऐसे काबू में नहीं आएगा, लेकिन आप ना मेरे साथ चलो, आप मुझे रेंट देना, ठीक है, और मैं आपको घुमाऊंगा पूरे शहर शहर में, आपको घुमाऊंगा मैं, और हम बिल लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। तो बिल ने उसको ऑफर किया कि तांगा मेरा बुक कर लो, लेके चलूंगा सब जगह और मैं हम आप मिल करके उसको ढूंढ लेंगे। तो बारी बारी गस्तफ की शॉप पे, फ्रिट्ज की शॉप पे, पूल रूम में, हर जगह जाते हैं, जा करके पता करते हैं। और हर बार बिल ने क्या किया, लॉयर को कहा कि आप मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं पूछ के आता हूँ। हर बार बिल आगे गया, पूछ करके आया, और बाहर आकर के इसने बोला, हर बार क्या बोला कि जस्ट 5 मिनट पहले यहाँ से वो चला गया। ऐसे करके पूरे गांव का चक्कर वो काट देते हैं, लेकिन उनको लुटके से नहीं मिलता है। दोपहर होती है और लॉयर साहब को भूख लगती है, वो कहा कि होटल वोटल कुछ बता दो भैया। तो बिल कहता है होटल में जाकर क्या करेगा, मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाती है, थोड़े पैसे लेगी। खाना भी बेच दिया, पहले तांगे का किराया भी लिस्ट से ले लिया, फिर खाना भी बेच दिया। जिस टाइम पर खाना खाया उस टाइम पर भी तांगे का मीटर चालू था, तो सब चीज़ चलती रही, खूब सारे पैसे ऐंठता रहा बिल लॉयर से। लास्ट में आकर बिल कहता चलो उसके घर चलते हैं। उधर जाते हैं, उसकी मदर मिलती है, और उसकी जो मदर थी वो क्या थी, टेरर। उसकी मदर को तो मान लो आतंकवादी है, अच्छी लंबी चौड़ी महिला थी। और जाकर जब उसके घर पर पहुंचते हैं तो उसने उनको दिखाई आयरन की रॉड और कहा घुसेड़ दूंगी, निकल लो, यहाँ कोई लुटकिस पुटकिस नहीं रहता है, आप यहाँ से निकल लो। और बेचारे घर के चारों तरफ खिड़की दरवाजे से घूमते घूमते उसको ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन लुटकिस कहीं पर मिला नहीं। इस तरीके से ट्रेन की वापसी का टाइम हो गया, लॉयर साहब को वापस जाना था वकील साहब को। वकील साहब वापस पहुँच जाते हैं, वहाँ जाकर के तारीफ करते हैं कि भाई लुटकिस तो मिला नहीं लेकिन बिल मिल गया। लुटकिस तो मिला नहीं लेकिन बिल मिल गया। और बिल ना बड़ा अच्छा इंसान है, काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है, और इतना सॉफ्ट है कि उसने मुझे पूरा गांव घुमाया और उसने मेरी बहुत बड़ी मदद करी। मालिक बड़े दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं कि तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं, अभी तू वापस निकल ले। और एक ऐसे इंसान को जिसने कभी ना कभी लुटकिस को देखा था, उसके साथ उसको वापस भेज दिया जाता है। और जाकर के जब स्टेशन पर वापस उतरते हैं तो दूर से ही लॉयर बोलता है देखो ये रहा बिल, ये बड़ा अच्छा इंसान है, इसने मेरी लुटकिस को ढूंढने में खूब मदद करी। अब वो जो दूसरा इंसान उसके साथ था जो पहचानता था लुटकिंस को, उसने कहा अच्छा इसने तेरी मदद करी, हाँ इसने तो पक्का तेरी मदद करी होगी क्योंकि ये खुद ही लुटकिंस है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द हैक ड्राइवर। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट चैप्टर गाइज। अगले चैप्टर का नाम है भोली। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है भोली, चैप्टर नंबर 9 है। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इन आवर सिलेबस। भोली एक सिंपल सी लड़की की स्टोरी है, और भोली का असली नाम था सुलेखा, पिताजी का नाम था रामलाल। पिताजी का नाम क्या था, रामलाल। रामलाल गांव के क्या थे, नंबरदार थे, ठीक है, नंबरदार थे, काफ़ी वैल्यू थी गांव में उनकी। और भोली जो है वो अपनी फैमिली में 4th नंबर की डॉटर थी, ठीक है। उससे पहले राधा थी, मंगला थी, चंपा थी। राधा मंगला बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, राधा की शादी हो चुकी है, मंगला की फिक्स है, ठीक है, चंपा की अभी नहीं हुई है। और चौथे नंबर पे आती है भोली। तो भोली जो छोटी थी तो वो कोर्ट से गिर जाती है गाइज। जब वो 10 मंथ की थी तो वो कोर्ट से गिर जाती है, उसको चोट लगती है। और जब उसको चोट लगती है तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग का कुछ हिस्सा, कुछ पुर्जा जो है वो डैमेज हो जाता है, और आगे चल करके इसी वजह से वो 5 ईयर्स की एज में बोलना शुरू करती है, और बोलते हुए स्टैमर भी करती है, हकलाती है वो बोलते हुए, ठीक है। और उसके साथ साथ उसको पॉक्स हो जाता है, चेचक उसको हो जाता है, और पूरी बॉडी पर पॉक मार्क्स भी हो जाते हैं उसको, और जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जो है वो डिसफिगर्ड हो जाती है। ऐसा कहानी के अंदर दिखाया गया है कि कैसे पॉक मार्क्स उसकी पूरी बॉडी में होते हैं, स्मॉल पॉक्स जब उसको हो जाता है तो, ठीक है, स्मॉल पॉक्स चेचक उसको हो जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं, गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है गर्ल्स के लिए,
और तहसीलदार साहब जब गांव में स्कूल का उद्घाटन करने आते हैं तो नंबरदार साहब को बोलते हैं, भैया आप तो यहाँ पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी एक बेटी को स्कूल भेजिए। और घर में बात चलती है कि लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो शादी कौन करेगा उनसे, पुराने ज़माने की बात है, परंपराएं अलग थी पहले। लेकिन लास्ट में डिसीजन किया जाता है कि सुलेखा मीन्स के भोली को भेज दो स्कूल में, क्योंकि ना तो ये सुंदर दिखती है, ना इसकी बुद्धि काम करती है, शादी इसकी वैसे भी नहीं होनी है, हमारी बात रह जाएगी, भोली स्कूल चली जाएगी। लेकिन भोली की लाइफ बदलने वाली थी स्टूडेंट्स। स्कूल ने भोली की लाइफ को बदल दिया। स्कूल में उसको मैम अपनी जो टीचर थी काफ़ी सॉफ्ट लगी, उसकी टीचर ने उसको हिम्मत दी, उसका हकलाने की जो हैबिट थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करी, उसको बुक्स दी, कहा ये पढ़ पहले। उसे बहुत सारे पिक्चर थे, दीवारों पर पिक्चरें जो है पिक्चर चिपकी हुई थी, तो भोली को अच्छा लगा, घर से तो बेटर लगा उसको ये माहौल। उसकी उम्र के ही उसके दोस्त बनने वाले थे वहाँ पर, सब लड़कियाँ उसकी जैसी थी। तो यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, दूसरी जर्नी। अब धीरे धीरे भोली बड़ी हो जाती है, भोली की शादी की चिंता उसके पेरेंट्स करते हैं, और एक रिश्ता आता है। और बिशंबर लड़के का नाम था, बिशंबर लड़का क्या पूरा बड़ा अधेड़ उम्र का इंसान था वो, बिशंबर 40 से ऊपर था, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि बिशंबर से शादी कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अमीर था, ग्रोसर था वो, ठीक है, अच्छा उसका कारोबार था, बैंक में काफ़ी सारे पैसे थे, खुद का घर था। तो भोले ने मना नहीं किया, भोले ने बेचारे ने सुन करके भी हाँ कर दिया, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन कहानी में दिखाया गया है कि जब शादी चल रही होती है तो वहाँ पर बिशंबर ने जब भोली को देखा और कहा कि इसके चेहरे पर तो पोक मार्क्स हैं, अब पोक मार्क्स से तो इससे मैं शादी नहीं करूँगा, और शादी कब करूँगा, जब मुझे मिलेंगे 5000 रुपीज़ एज ए डाउरी, दहेज में दो मुझे फटाफट से 5000 रुपये, वरना शादी कैंसिल कर देता हूँ मैं। रामलाल जी कैसे न कैसे करके 5000 रुपये उसको दे भी देते हैं। लेकिन इस बार बारी थी भोली की। अब जैसे ही उसने दोबारा शादी करने की कोशिश करी, चलिए माला डाल देते हैं, इस बार भोली ने घूंघट फेंक दिया और कहा मैं इस लालची नीच इंसान से शादी नहीं करूंगी। आगे चल करके क्या पता क्या डिमांड करेगा, ये अभी से लालच दिखा रहा है। तो लालची होने की वजह से भोली ने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया। बाद में इस बात को लेकर लोगों ने कहा कि भोली तो तू तो गूंगी गाय थी, डम्बकाऊ थी, अब तू बोल रही है। तो भोली ने सबको जवाब दिए, बिना हकलाए जवाब दिए। और दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, दिस इज़ ऑल अबाउट भोली एंड द स्टोरी ऑफ भोली, कि कैसे एजुकेशन की मदद से आप किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हो। किसी की लाइफ में एक अच्छा टीचर अगर आता है तो कैसे उसकी लाइफ का पूरा कोर्स जो है वो बदल जाता है। ये भोली की स्टोरी में हमने देखा। तो ये थी वीडियो, और आई होप के सभी चैप्टर्स जिस चैप्टर में आपको कराए हैं एक आउटलाइन आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको आउटलाइन ही बताई है, डीप स्टडी आपको खुद करनी होती है। और आइडिया मैंने आपको दे दिया कि जब चैप्टर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या है, कितने लोग हैं, कौन से कैरेक्टर हैं, और उनके बारे में क्या इस कहानी के अंदर जो है वो बताने की कोशिश करी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share it with your friends and like this video, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.